तो चलिए, मतलब ये राष्ट्रीय आंदोलन का आपका एक तरह से दूसरा चरण है, जो कि 1905 से लेकर 1918 तक रहेगी। इसके बाद ये आपका गांधी जी का युग शुरू हो जाता है, मुख्यतः गांधी युग, मतलब 1920 से लेकर 1948 तक, या फिर उनके मरने तक, या फिर उनके मरने से पहले तक ले लीजिए। तब तक गांधी एज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। दूसरी बार बार ऑन ऑफ नहीं करेंगे, इसलिए अगर क्लास करना है तो पूरा कर लीजिए, और नहीं तो अगर सोना है तो अच्छे से सो भी लीजिए, कोई भी काम तो ढंग से कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहला युग जो रहेगा उग्र राष्ट्रवाद का युग रहेगा, जो 1905 से लेकर 1909 तक का चलेगा। उसके बाद बात करेंगे 1907 से लेकर 1970 तक, क्रांतिकारी गतिविधि का प्रथम चरण है। ये डिफरेंट किताब में डिफरेंट डिफरेंट एज से आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे उग्र राष्ट्र का उदय क्या होगा। उग्र राष्ट्रवाद का उदय की बात करेंगे तो 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, विशेषतः 1890 के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय प्रारंभ हुआ। 1905 तक आते आते, ठीक है, इनने अपना पूर्ण स्वरूप धारण कर लिया। ठीक है, तो उग्र राष्ट्रवाद का उदय की बात करेंगे तो भारत में आप देखोगे तो उग्र राष्ट्रवाद का उदय भारत में कब होता है, तो आपको देखना है से मतलब 1905 तक आते आते अपना पूर्ण रूप मतलब धारण कर लेता है। ठीक है, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, ठीक है, सॉरी 19वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही मतलब होता है उग्र राष्ट्रवाद की शुरुआत हो जाती है। और उग्र राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा सेंटर अगर भारत में बात करेंगे तो बंगाल होगा, महाराष्ट्र होगा। ठीक है, समझ ही रहे, महाराष्ट्र में कन्हरे साहब, या फिर मतलब तिलक साहब को भी बोला जाता है, या फिर बात के वो दो भाई का नाम क्या था जिसने मतलब रैंड एवं हर्ष की हत्या कर दी थी, ये लोग हो जाएंगे। फिर बंगाल में भी बहुत सारे नेता ऐसे, जैसे युगांतर पार्टी हो गया, तो सारे के बारे में आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे उग्र राष्ट्रवाद, अगर आखिर उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे उसके बारे में हम देखेंगे, स्पेक्ट्रम क्या कहती है इसके बारे में। तो कांग्रेस के अनुनय विनय की नीति से ब्रिटिश सरकार पे कोई विशेष प्रभाव नहीं था। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज मांगने से नहीं अकुटित संघर्ष से प्राप्त होता है। ठीक है, कांग्रेस की शुरुआती दिनों में जो नीति जो थी उसको अनुनय विनय की नीति थी। कांग्रेस को सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत के थ्योरी के तौर पे बनाया गया था, मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं ब्रिटिश को प्रोटेक्ट ही कर रही थी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो थे कांग्रेस की नीतियों से मतलब क्या थे, खफा थे, तो उन्होंने बोला कांग्रेस की जो नीति है अनुनय विनय की जो नीति जो है, उनसे अंतिमता मतलब क्या होने वाला, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, इसलिए मतलब एक उग्र रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा। और इसी के परिणाम आप देखोगे जब भारत में विभिन्न जगहों पे मतलब क्या होता है, उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है। ठीक है, संवैधानिक आंदोलन से भारतीयों का विश्वास उठ चुका था। ठीक है, संवैधानिक आंदोलन कहने का मतलब ब्रिटिश सरकार की मतलब एकदम क्या बोलते एकदम क्या बोलते उसके फोर्सली मतलब निंदा नहीं करना। ठीक है, मतलब अनुनय विनय की नीति करना, पत्र के माध्यम से, या फिर मान लीजिए मिल के मतलब चीजों को रखना, इन सब से मतलब भारतीयों का विश्वास मतलब उठ चुका था। अतः संघर्ष द्वारा सफलता प्राप्त करने की जिस भावना का जन्म हुआ उसे ही मतलब उग्र राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक दल इसी भावना का कट्टर समर्थक था। इस दल का मत था कि कांग्रेस का ध्येय स्वराज होना चाहिए, जिसमें आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता से प्राप्त कर सके। यह दल उग्रवादी कहलाया। ठीक है, इन दलों का मतलब क्या था, इन दलों के जो लोग जो थे इनका मानना था कांग्रेस का लक्ष्य क्या होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए। स्वराज का मतलब क्या होता है, स्वराज का मतलब अपना राज, स्वराज का मतलब क्या होता है, अपना राज। ठीक है, और अंदर जो भी लोग समर्थक थे इनको क्या कहा गया था, इनको मतलब उग्रवादी कहा गया। ठीक है, इस विचारधारा के जो सबसे जो प्रबल समर्थक थे वो हमारे तिलक महोदय थे। ठीक है, आप तो लाल पाल बाल को तो जानते ही ना, उनको मतलब उग्रवादी विचारधारा से उनको संदर्भित कह सकते हैं। यहाँ पे उग्रवादी मैं बार बार नहीं कहूंगा, हम उनकी जगह पे क्रांतिकारी शब्द का प्रयोग कहेंगे, क्योंकि कहने में अच्छा नहीं लगता है। हम ब्रिटिश नहीं है, वी आर इंडियन, और हम इनको बहुत ही सम्मान करते हैं। ठीक है, तो अभी से जो शब्द प्रयोग करूंगा वो यहाँ पे उग्रवादी लिखा होगा, लेकिन हम लोग क्रांतिकारी शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। जिन तत्वों के कारण उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ उनमें प्रमुख निम्नानुसार है। अंग्रेजी राज्य का सही स्वरूप की पहचान, अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रार्थना पत्रों एवं मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक वर्ग असंतुष्ट हो गया, तथा वह राजनीतिक आंदोलन का कोई दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा। पहला रास्ता क्या था, तो पहला रास्ता वही था अनुनय विनय करना। दूसरा संघर्ष की रास्ता जो अपनाया, जो कि मतलब क्रांतिकारी दल वाले लोग थे, इनका विश्वास था कि स्वशासन ही भारत की विकास एवं ठीक है आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर सकता था। आपको पता हो 1929 से पहले तक, 1929 से पहले तक कांग्रेस क्या मांग रही थी, कांग्रेस मांग रही थी से मतलब क्या से हम स्टेट दे दीजिए,
करके हमको एक तरफ से मतलब आंतरिक शासन के तौर पे हमें क्या कर दिए, स्वतंत्र कर दीजिए। क्या कर दीजिए, आंतरिक शासन के तौर पे हमें क्या कर दीजिए, स्वतंत्र कर दीजिए। लेकिन बहुत अधिक मायनों में ब्रिटिश का हमारे यहाँ पूरी तरीके से दबदबा रहेगा ही, ठीक है। तो कांग्रेस शुरुआती दौर में, ठीक है, डोमिनियस स्टेटस की डिमांड कर रही थी, जबकि जो क्रांतिकारी विचार वाले लोग थे शुरू से ही मतलब स्वराज की मांग कर रहे थे, ठीक है। और अंतिम में जाके जब कांग्रेस में, जब कांग्रेस की जो मूल मतलब समर्थक लोग थे, जब उनको भी लगा से नहीं, कांग्रेस अपने नीति को सही तरीके से पालन नहीं कर रही है, और कांग्रेस के बहुत बड़ा हिस्सा जो टूट फूट कर अलग अलग पार्टी बनाने लगा, जैसे कि साहब बिहार में ही देखोगे मतलब बहुत छोटा छोटा किसान पार्टी सब बनने लगा था। तो कांग्रेस की नीति से जब लोग बहुत अधिक जब वो हो गए और बहुत अधिक मतलब उग्रवाद की तरफ या फिर क्रांतिकारी विचारधारा की तरफ उनका जब वो होने लगा, तो कांग्रेस ने भी 1916 रखा, जो कि आप लोग जानते हैं कौन सा अधिवेशन है, लखनऊ अधिवेशन में नेहरू जी ने टोटल इंडिपेंडेंस का मतलब मांग रख दिया, जो कि शुरू में मतलब इनका कोई डिमांड नहीं था। आप नेहरू रिपोर्ट पर ही 1928 में क्या मांग किया गया था, डोमिनियन स्टेटस की मांग कही गई थी कि नहीं कही गई थी नेहरू रिपोर्ट में 1928 वाला में। लेकिन स्वराजी लोग 1905 से ही, ठीक है, 1905 से ही मतलब ये लोग थे क्रांतिकारी लोग, ये स्वराज की मांग कर रहे थे, ठीक है। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति ने देश को, ठीक है, विपन्नता के कगार पर पहुंचा दिया। 1896 से 1900 के मध्य पड़ने वाले भयंकर दुर्भिक्षों, दिर्भुज का मतलब अकाल होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 90 लाख से अधिक लोग मारे गए, किंतु अंग्रेज शासकों की उपेक्षा विद्वान नहीं, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने इसमें मतलब किसी भी प्रकार का विशेष मतलब क्या किया, तो ध्यान नहीं दिया, ठीक है। मतलब वो मतलब उपेक्षा करते गए चाहे लोग कितने भी मरे, ठीक है। अब हम बंगाल के अकाल के बारे में अगर सुनाएंगे ना, तो आपकी इतनी मतलब रोना आता है सुनकर से, मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी बंगाल में, ठीक है, आजादी से कुछ दिन पहले 1943 की बात बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसी स्थिति हो गई से लोग मतलब लाखों की संख्या में मर रहे थे, लोग अपने बच्चों तक के बेच रहे थे क्योंकि उनका पालन पोषण नहीं कर सकते थे, फिर भी कोई खरीदार तक नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर भी जो सरकार की जो नीति जो थी हमेशा मतलब ब्रिटिश सरकार की नीति भारतीयों के प्रति उपेक्षित ही रही थी, ठीक है। किंतु अंग्रेज शासकों की अपेक्षा उपेक्षा विद्वान नहीं। दक्षिण भारत में आए भयंकर प्लेग ने हजारों लोगों के काल के ग्रास बन गए, ठीक है। प्लेग प्लेग एक डिजीज थी, महामारी थी। जैसे अभी कोविड कैसे फैला हुआ था, उसी तरह प्लेग थी, ठीक है। तो कोविड तक क्या था, कांटेक्ट से होता था ना, लोगों के कांटेक्ट में आने से। प्लेग जो था चूहा के कांटेक्ट में आने से होता था, ठीक है। तो इस तरह से दक्षिण भारत में जो प्लेग जो फैला, लोग जो थे, तो काफी बड़ी संख्या में मतलब लोग जो थे यहाँ पे मतलब मारे गए थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में हुई सांप्रदायिक झगड़ों ने जनधन को मतलब अपार क्षति पहुंचाया। इन परिस्थितियों में सरकार की निरंतर उपेक्षा से देशवासियों का प्रशासन से मोह भंग हो गया, ठीक है। दक्षिण भारत जो था सांप्रदायिक हिंसा का केंद्र बन गया था। जैसे मलाबार का जो साइट था, जैसे मोपला विद्रोह था, तो मोपला विद्रोह जो था शुरू में जमींदारों के खिलाफ था, लेकिन बाद में जाकर उसने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रवादियों ने महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को अधिक अधिकार देने की अपेक्षा वर्तमान, ठीक है, वर्तमान अधिकारों को भी वापस लेने के कुत्सित प्रयास कर रही है। मतलब इनका ये सोचना था सिर्फ ब्रिटिश सरकार भारत को अधिक अधिकार तो नहीं दे रही है, बल्कि मतलब जो वर्तमान में जो अधिकार जो मिले हुए उसे भी मतलब क्या कर रही है, वापस लेने का प्रयत्न कर रही है, ठीक है। फलतः इन राष्ट्रवादियों ने तत्कालीन विभिन्न नियमों एवं अधिकारों की आलोचना की। इस अवधि की निम्न घटनाओं भी इस दिशा में उत्प्रेरक का कार्य किया। मतलब शुरू का मतलब कुछ ऐसी नीतियां जो थी, ठीक है, वो नीतियां मतलब इस समय निकल कर आई, जो कि मतलब उत्प्रेरक का काम किया, जो कि इस मतलब क्रांतिकारी विचारधारा में, मतलब नहीं बोलते आग में घी डालने के काम किया। जैसे सबसे पहले की बात करेंगे तो 1892 का में क्या हुआ, तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की राष्ट्रविदियों ने यह कहकर आलोचना की असफल रहा है, ध्यान में रखें। उस 1897 की घटना को मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। 1897 की घटना में क्या हुआ, तो 1897 पर जाओगे तो 1897 में देखेंगे तो पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर दिया गया एवं तिलक तथा अन्य नेताओं को राजद्रोह फैलाने का आरोप में गिरफ्तार करके लंबे मतलब कारावास में भेज दिया गया था। तिलक तिलक कई बार जेल गए थे, तो एक बार उनको बहुत पहले 1897 के आसपास ही उनको अरेस्ट किया गया था। आई थिंक उनको सर मांडले जेल में साथ भेजा गया था शुरू में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 1898 में आते हैं, तो 1898 में क्या था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए का दमनकारी कानून नए प्रावधान विकसित किया गया तथा एक नई धारा 156 ए जोड़ दी गई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 1899 देखेंगे तो कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई। मतलब सरकार पकड़ बनाना चाहती थी, करजन का शासनकाल था ये। 1904 में आप देखेंगे तो ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट आया था, जिसको बोलते हैं कार्यालय गोपनीयता कानून, द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता का दमन किया गया। उसके 1904 में देखेंगे तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण कड़ा कर दिया गया तथा सरकार को सेनेट द्वारा पारित प्रस्तावों को निषेधाधिकार मतलब बीटो मतलब दिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या था, कर्जन जानता था सब भारत के जो छात्र है, ठीक है,
कर्जन ये जानता था भारत के जो छात्र है यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के अलावा मतलब बहुत सारे पॉलिटिक्स के चीजों में भी शामिल है। कर्जन ये चाहता था जो छात्र जो है मतलब क्या करे, केवल पढ़ाई करे। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो क्या है, तो यूनिवर्सिटी केवल पढ़ाई करने का सेंटर बन गया, न कि पॉलिटिक्स के अड्डा बने। इसलिए यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करना बहुत ही बड़ा मतलब एक चैलेंज था कर्जन के लिए। लेकिन कर्जन ने 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा, ठीक है, पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी को मतलब क्या किया, अपने अधीन मतलब कर लिया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक रीजन निकल कर आया जो कि मतलब राष्ट्रवादी विचारधारा का मतलब क्या हुआ, तो विकास हुआ। ठीक है, अभी भी आप देखेंगे तो पॉलिटिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है, तो पॉलिटिक्स की शुरुआत अभी भी आप देखोगे तो कहाँ से, यूनिवर्सिटी से होती है। ठीक है, कोई भी देख लीजिए, कहीं से भी पॉलिटिक्स की शुरुआत वर्तमान समय में यूनिवर्सिटी से होती थी। कर्जन को भी पता था यहाँ कम है, अब पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं, इसलिए उन्होंने मतलब विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट पारित किया और पॉलिटिक्स करने का जो अड्डा जो यूनिवर्सिटी था उस पर पूरा कंट्रोल बना कर रखा। साथ में वीटो का भी पावर जो था अपने अधीन ले लिया। यूनिवर्सिटी में जो सीनेट जो था ना, सीनेट, सीनेट में कैसे लोगों को बैठाया था, सीनेट में उसने क्या किया, अपने लोगों को बैठाया। ठीक है, समझ गए। आगे चलेंगे। ब्रिटिश सरकार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव भी विनाशकारी रहे। इसने शिक्षा के प्रचार की उपेक्षा की नीति अपनाई, विशेषकर लोक शिक्षा, स्त्री शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में। तो ब्रिटिश सरकार की सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव भी विनाशकारी रहे। इसने शिक्षा के प्रसार में उपेक्षा की नीति अपनाई, मतलब सभी लोगों को शिक्षित करने का काम नहीं किया। ब्रिटिश सरकार शिक्षित वैसे लोगों को करना चाहते थे जो कि उनके लिए ही मतलब मशीनरी के तौर पर काम करे। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट पे पढ़ाती थी, पढ़ा के आपको उतना नॉलेज करवा देते थे आप उसको क्लर्कियल वर्क कर सके। ठीक है, उनके भाषा में उनसे बात कर सके, वो आपको कुछ कह रहे तो समझ सके। उन्होंने किसे नहीं थे, विशेष करके लोक शिक्षा, लोक शिक्षा मतलब आम लोगों को शिक्षा देने की काम नहीं की। ठीक है, स्त्री शिक्षा देने की काम नहीं की। ठीक है, तकनीकी शिक्षा में भी उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी विकास मतलब नहीं किया। ठीक है, तो ये सब बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे तो आप देखोगे, ठीक है, आत्म समानता था, आत्म थी। राष्ट्रवादियों के प्रयासों से भारतीय के आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। तिलक, अरविंद घोष तथा बिपिन चंद्र पॉल ने अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने अपील की कि वे भारतीयों की विशेषताओं एवं संस्कृतियों को पहचाने। धीरे धीरे धारणा बलवली होने लगी कि जन साधारण के सहयोग के बिना स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्यों तक नहीं पहुंचा जा सकता। शुरू शुरू में आप देखते थे कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो कांग्रेस कैसी पार्टी थी, इलाइट क्लास की पार्टी थी। जब गांधी जी जब कांग्रेस में शामिल होते हैं सबसे पहले 1916 में लखनऊ 1916 में बनारस यूनिवर्सिटी में जब बनारस यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के मौके पर जो भाषण देते हैं तो उनका यही मानना था से कांग्रेस है क्या, कांग्रेस तो मतलब बस सूट पैंट धारण किए हुए कुछ लोगों की पार्टी है, जो कि भारत की जो ओरिजिनल जनता कहाँ रहती है, गाँव में रहती है। तो गाँव से मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति का ठीक कांग्रेस में प्रतिनिधित्व तो है ही नहीं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रवादियों ने इसके तरफ ध्यान अग्रसर किया और उन्होंने बताया से नहीं, अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य तक अगर पहुंचना है तो इसमें साधारण व्यक्तियों का सहयोग होना ही चाहिए। ठीक है, हालांकि बाद में कांग्रेस भी इस पर ध्यान देती, क्योंकि कांग्रेस को उस समय तक कोई मास लीडर नहीं मिला था। गांधी के आने की वजह से कांग्रेस को एक मास लीडर मिलता है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। ठीक है, सर्वसाधारण लोगों की मतलब सहमति जो थी बहुत बड़ी मानी जाती है। ठीक है, आप देखिए मैंने आज भी बताया 1942 में जो हमें सफलता क्यों मिल गई, जबकि सारे लीडर जेल में भी थे, फिर भी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय सफलता क्यों मिलती, क्योंकि मास मूवमेंट है जो केवल शहर के बड़े बड़े शहरों के आसपास रहेगा। मास मूवमेंट हुआ जिसमें स्त्रियां भी उतना ही पार्टिसिपेट की, छात्र भी उतना ही शामिल हुए, किसान भी उतना ही शामिल हुए, कुछ जमींदारों को भी सपोर्ट मिला, कुछ राजो रजवारों का भी सपोर्ट मिला, पढ़े लिखे लोगों का उतना सपोर्ट तो नहीं लेकिन मिला। ठीक है, लेकिन अगर बाकी सारे मूवमेंट जो थे मास मूवमेंट नहीं थे। अब देखेंगे शिक्षा का विकास। शिक्षा के व्यापक प्रसार से जहां एक और भारतीय तेजी से शिक्षित होने लगा तथा उनमें जागृति आई, वहीं दूसरी ओर उनमें बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी भी बढ़ी, क्योंकि शिक्षित होने वाले व्यक्तियों की तुलना में सरकार रोजगारों का अवसर का सृजन नहीं कर सकी। ठीक है, अब धीरे धीरे भारतीय भी पढ़ने लिखने लगे थे, तो पढ़ने लिखे लगे लगे लोगों को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। लेकिन वहां पे ब्रिटिश सरकार जो थी उस तरह का रोजगार का अवसर जो है लोगों को प्रदान नहीं कर पाई। ठीक है, इनमें से अधिकांश अपनी बेगारी और दयनीय आर्थिक दशा के लिए उपनिवेशी शासन को उत्तरदायी ठहराया था। धीरे धीरे विदेशी शासन झुकने लगे। ठीक है, अब इनको जब जॉब नहीं मिली, जो पढ़े लिखे लोग जो समाज में जो निकले थे, तो इन्होंने मतलब इसके लिए किसे रिस्पॉन्सिबल समझा, तो गवर्नमेंट को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझा। ठीक है, उनका झुकाव मतलब उग्र राष्ट्र हो गए। जैसे भगत सिंह जैसे लोग, भगत सिंह नवयुवक थे। ठीक है, उनकी एज कितनी थी, 20 साल एज था। उनके पार्टी में नौजवान सभा के जो भी लोग सारे सारे यंग ही थे। तो क्या कि उनका भी झुकाव मतलब धीरे धीरे क्रांतिकारी विचारधारा की तरफ धीरे धीरे होने लगा, सरकार के खिलाफ हो गए।
क्योंकि भारतीयों का नव शिक्षित वर्ग पश्चिमी शिक्षा के कारण वहां के राष्ट्रवाद, जनतंत्र एवं आमूल परिवर्तन के विचारों से अवगत हो चुका था। फलतः उसे साधारण भारतीयों में भी आमूल परिवर्तन लाने वाली राष्ट्रवादी राजनीति का प्रचार प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग जो थे वे जान रहे थे दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में वो देख रहे थे 1905 में जापान जैसा छोटा सा टापू, रसिया जैसा, जो कि रसिया जापान से कम से कम 50 गुना बड़ा होगा, उसको मतलब उसने पराजित कर दिया 1905 में। 1970 के रूसी क्रांति के बारे में ये लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, उन्होंने देखा जब फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ, उन्होंने देखा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ, जबकि अमेरिका की बात करेंगे तो भारत जैसा वहां पर उस समय पॉपुलेशन भी नहीं था, छोटे छोटे क्षेत्र में बटे हुए थे, लेकिन अमेरिका भी तो ब्रिटिश का ही गुलाम था ना। सबसे पहले अगर उपनिवेशिक से इंपीरियलिज्म से सबसे पहले अगर किसे मुक्ति मिली तो किसे मिली, यूएसए को मिली। तो ये लोग पढ़ रहे थे तो चुपचाप पढ़ के अपने पास जानकारी नहीं रखते, लोगों को भी बता रहे थे। तो इससे भी हमारा समाज जो क्या हुआ, शिक्षित हुआ। ठीक है, इससे भी हमारा समाज शिक्षित हुआ। अब विदेशों में जो मतलब क्रांतिकारी विचारधारा जो चला था, सबके सब जो थे कहीं ना कहीं क्रांतिकारी ही थे। भारत जैसा चीज कहीं पर भी आपको विदेश में नहीं देखने को मिला, जहां अहिंसा के बल पे, ठीक है, बहुत ही लेस ब्लड, ठीक है, बहुत ही कम खून बहा के आजादी लिया होगा, कहीं पे नहीं होगा। रशियन रेवोल्यूशन देख लीजिए, ठीक है, अमेरिकन रेवोल्यूशन देख लीजिए, ठीक है, वहां पे सरकार के आमने सामने लोग जो थे लड़ रहे थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे मतलब चीजें जो है थोड़ा बदलती है। लोग जो यहाँ पे जो एक नए समाज के जो नए लोग जो होते हैं, जो कि मतलब शिक्षा का विकास होता है, ये लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद समाज में क्या करते हैं, बहुत सारा तरह का परिवर्तन आपको लेकर आते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे आप क्या था, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव के बारे में मैंने बताया, जैसे कि इस प्रकार इस काल की कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने उग्र राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, 1868 के पश्चात जापान का विशाल औद्योगिकरण शक्ति के रूप में उभरना। जापान के चर्चा में पहले ले चुका हूं। जापान क्या था, एक खुला अर्थव्यवस्था नहीं था भाई साहब, जापान एक बंद अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल था। लेकिन अमेरिका जो था जापान की अर्थव्यवस्था को जबरदस्ती खुलवाता है। ठीक है, मतलब समझिए आपके दरवाजे पर क्या होंगे, 10 बंदूक वाले आके खड़े हो जाएंगे और आपको बोलेंगे से मतलब दरवाजा खोलो। उसी तरह अमेरिका का मतलब 3-4 बड़ा बड़ा जहाज जो था माल से भरे सामान को लेके, ठीक है, समझिए किसी एक तरह से पैसिफिक ओशियन में खड़ा है, जापान के दरवाजे पे खड़ा है, जापान के मार्केट को खोलने की बनी। जापान किसी के साथ व्यापार नहीं करता था। ठीक है, तो 1868 के पश्चात में जापान का विशाल औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरना एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इससे भारतीय सच्चाई से अवगत हुए कि एशिया के देश बिना किसी बाह्य सहयोग के भी आर्थिक विकास कर सकते हैं। जापान का बढ़ता कर, एशिया में साम्राज्यवादी कौन था, तो एशिया में मात्र एक ही देश साम्राज्यवादी था, वो आपका जापान था। ठीक है, और जापान ने किसे पराजित किया था, जापान ने रूस को पराजित कर दिया। ठीक है, 1905 में रूस जैसे जापान से लगभग 50 गुना बड़ा रूस होगा, रूस को पराजित कर दिया। चीन जैसे देश कितना बड़ा होगा, चीन को जापान ने कई, जापान की बात करेंगे तो जापान ने उसको बुरी तरीके से चीन का शोषण किया है। अगर चीन का अगर सबसे ज्यादा वैसे चीनी खरबूजा को काटना, ठीक है, कट द क्या बोलते हैं उसको, चाइनीज लेमन, वाटरमेलन, ठीक है, तो सबने काटा, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित, जो सबसे ज्यादा जो चीन का जो शोषण जो किया वो जापान ने ही किया। इस घटना से उदारवादियों ने अवधारणा को पूर्णतः गलत साबित कर दिया कि भारत के आर्थिक विकास के लिए ब्रिटेन का संरक्षण, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो मतलब उदारवादियों का मतलब ये नियम था से मतलब भारत का आर्थिक विकास जो हो सकता था ब्रिटेन के संरक्षण में हो सकता था, ये नियम जो थी गलत साबित हो गई। और अब आप देखेंगे यहाँ से मतलब उग्रवाद विचारधारा का, क्रांतिकारी विचारधारा का जन्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये स्टेटमेंट सब है, ये आपका हुबहू कहीं कहीं एग्जाम में उतार के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जिनको ये स्टेटमेंट नोट करना है ना, एक कॉपी बना लीजिए, 5 से 10 पेज में आपका स्पेक्ट्रम का पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो रोज रोज कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, इसको नोट करते जाइए, मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं, जिनको नोट करना है कर लीजिए, मैं इसको बता भी दे रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात, जिनका भी बीपीएससी मेंस से ऑप्शनल रहेगा तो ऑप्शनल में कम से कम आपसे 7 से 8 आपका क्या केवल स्टेटमेंट ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी तरह के नोट करना है कि सुन के निकल जाना है। पहला क्या है, यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। हमें हर हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है। किसका कथन है, ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। किनका कथन है, तो स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लीजिए, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वह दुर्बलता है। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है। ये कथन किसका है, तो क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे, बताइए। बिल्कुल, किनका कथन है, स्वामी विवेकानंद जी का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं तो देखेंगे आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे। बहुत सुंदर स्टेटमेंट है।
आज के जो उग्रवादी है वो कल के मतलब क्या बन जाएंगे, उदारवादी बन जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार जैसे आज के उग्रवादी कल के उग्रवादी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इनका कहना था आज के जो उग्रवादी जो है कल चल के क्या बन जाएंगे, उदारवादी बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उग्रवादी कल के उग्रवादी थे, ठीक है। ये कथन किनका है, तो बाल गंगाधर तिलक का है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो मतलब एक एशियाई ने जो किया वैसे दूसरे भी कर सकते हैं। यदि जापान रूस की पिटाई कर सकता है, जो बात मैंने आपको बताया पहले ही, ठीक है, मुझे पता था ये लिखा होगा कहीं ना कहीं, 1905 में जापान रूस को बुरी तरीके से पराजित करता है, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही बुरी तरीके से, जबकि जापान की कोई औकात नहीं है रूस के सामने, ठीक है। एरिया वाइज अगर बात करेंगे जापान से मैं 50 गुना मन से बोला हूं, ठीक है, लेकिन उससे कम भी नहीं होगा, ठीक है। तो जापान का टापू है छोटा सा, 3 4 द्वीप का बना हुआ है। रसिया इट भास्ट कंट्री, ठीक है, उसमें तो यूएसएसआर को जोड़ेंगे, जो कि 1920 में यूएसएसआर बनता है, 1905 तक तो यूएसएसआर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन आसपास के देश को अगर शामिल करेंगे तो कई गुना बड़ा होगा, ठीक है। तो पिटाई कर सकता है, तो भारत भी ब्रिटेन के उसी तरह पीट सकता है। ब्रिटेन को हमें समुद्र में फेंक देना चाहिए और अपनी ताकत के अनुरूप हमें जापान की तरह संसार की प्रमुख महाशक्तियों के साथ कंधे में कंधा मिलाकर चलना चाहिए। इस स्टेटमेंट की बात करेंगे तो कराची कॉर्निकल में छपा था। किसमें छपा था, तो कराची कॉर्निकल में छपा था। कब छपा था, तो कब छपा था, 18 जून 1905 को, ठीक है। स्टेटमेंट याद रहेगा। यस सर। चलिए अब आगे चलेंगे, देखेंगे क्या होता है आधुनिक, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी इसी को आगे कंटिन्यू करना है ना, ठीक है। विकास यहाँ पे क्या, भारत के आर्थिक विकास के लिए ब्रिटेन का संरक्षण आवश्यक है। चलिए 1896 में इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय, ठीक है। इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय, ब्रिटिश सेनाओं को गंभीर क्षति पहुंचाने वाला बोअर युद्ध, ठीक है। बोअर युद्ध कहां पर हुआ था, बोअर युद्ध बता सकते हैं कहां पर हुआ था बोअर युद्ध, कोई लोग बता सकता है बोअर युद्ध। जापान में। दक्षिण अफ्रीका में। बिल्कुल, बोअर से नहीं आ रहा है, गांधी जी को बोअर पदक से सम्मानित किया गांधी गया को था, ठीक बोअर और है। जूलू गांधी जी पदक के मिला पास था। बोअर पदक भी था और जुलू पदक भी था, ठीक है। ये बोअर युद्ध जो है, जिस तरह से भारत जो था माइकिन का ईगो कर रहा, जिस तरीके से भारत की बात करेंगे तो भारत किसका था, तो भारत आप देखोगे से भारत जिस तरह के ब्रिटिश का गुलाम था, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में मतलब ब्रिटिश का गुलाम था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो उसी तरह वहां पे बोअर युद्ध होता है 1899 1902 में, तो उसमें मतलब ब्रिटिश मतलब पराजय होती है। इथोपिया की बात करेंगे, छोटा सा अफ्रीकी देश, ठीक है, किसका गुलाम था, इटली का गुलाम था। इथोपिया मतलब उसे पराजित कर देता है, ठीक है। 1905 की बात मैं पहले ही बता चुका, 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय जैसी घटनाओं ने यूरोपीय अजेता के मिथक को तोड़ कर दिया, ठीक है। ये भावना थी, मिथक था, मिथ्या मतलब झूठ था, से यूरोपियन कभी पराजित नहीं हो सकते, लेकिन तीनों जगह पे यूरोपियन क्या होता है, पराजित होता है। इससे भारतीयों को क्या मिलता है, बल मिलता है, ठीक है। से हम भी अगर ये लोग अगर कर सकते हैं तो हम भी मतलब ब्रिटिश को क्या कर सकते हैं, पराजित कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार आयरलैंड, रूस, मिस्र, पर्सिया एवं चीन के क्रांतिकारी आंदोलनों भी कि वो राष्ट्र उग्र आंदोलन द्वारा एकजुट होकर विदेशी दासता से मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे उस समय बात करेंगे, रूस में एक नेता निकल, सॉरी आयरलैंड में एक, कहा गया, चीन में एक नेता निकल कर आया था जिसको बोलते हैं हो, क्या बोलते हैं उसको यार, सन्यात सेन, क्या बोलते हैं, सन्यात सेन बोलते, ठीक है, जो कि चीनी क्रांतिकारी के, चीनी राष्ट्रवाद के, चीन के नए राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन 1948 में हालांकि इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो देखेंगे से 1948 से पहले ही काफी मृत्यु हो जाती है। चीनी गणतंत्र के प्रथम राष्ट्र, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी को जो सम्मान प्राप्त हो, वैसे यहाँ पर भी, ठीक है। उसी तरह मिस्र में भी देखेंगे, ठीक है, पर्सिया में भी देखेंगे, ठीक है, रूस में भी देखेंगे, आयरलैंड में भी देखेंगे, यहाँ पर भी मतलब धीरे धीरे लेनिन का उदय हो गया रहता है। तो इस सभी जगह पे मतलब एक तरह से मूवमेंट चलने चलने लगता है वहां के लोकल, वहां के मतलब सरकार के द्वारा। तो ये सारे से मतलब, ठीक है, इस सारे से मतलब भारतीय जो को ये सबक मिलती है, अगर हम एकजुटता दिखाए तो हम अपने बेसिक ताकत से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या था, तो आगे देखेंगे बढ़ती हुई, ठीक है, बढ़ती हुई पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया, ठीक है, क्या था, तो बढ़ती हुई पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया की बात करेंगे तो आप देखेंगे नवीन राष्ट्रवादी नेताओं ने बढ़ते हुए पश्चिमीकरण पर गहरी चिंता व्यक्त की, क्योंकि भारतीय राजनीतिक चिंतन एवं समाज में पश्चिमी प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। भारत का सांस्कृतिक पहलू भी इनसे अछूता नहीं रहा। इसमें भारतीय संस्कृति ने पाश्चात्य संस्कृति में विलीन होने का खतरा पैदा हो गया, ठीक है। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद, बंकिम चटर्जी एवं स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे विद्वानों ने भारतीय तथा वैदिक संस्कृति के प्रति लोगों को विश्वास पैदा किया तथा भारत की प्राचीन समृद्ध
विरासत का गुणगान करके पश्चिमी संस्कृति की पोल खोल दी। ठीक है, अब यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर जो था धीरे धीरे विश्व स्तर पे अपना पकड़ बना रहा था। ठीक है, तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत के जो युवक जो थे वो भी मतलब वेस्टर्न कल्चर की तरफ काफी अधिक मतलब झुकाव रख रहे थे। ठीक है, तो इसी का मतलब जब देखा से भारतीय कल्चर में वेस्टर्न कल्चर की मिलावट अगर हो रही है तो ऐसे कंडीशन में कुछ प्रमुख, ठीक है, इनको नेता कहना उचित नहीं होगा, लेकिन इनको विश्व गुरु धर्म गुरु कह सकते हैं, विश्व गुरु का ही ज्यादा उचित है। ठीक है, इसमें से कुछ निकल कर आते, जैसे कि बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी ने। तो स्वामी विवेकानंद जी ने मतलब क्या किया, भारत को नहीं पूरे विश्व का मतलब इन्होंने क्या किया, प्रबुद्ध किया अपने ज्ञान से। ठीक है, उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी सेम काम किया। ठीक है, वंदे मातरम, सॉरी बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने भी मतलब सेम काम किया। उसके बाद बात करें दयानंद सरस्वती जी ने क्या नारा दिया, बैक टू बेडाज, मतलब वेदों की तरफ लौटो। ठीक है, मतलब बैक टू बेडाज मतलब वेदों की तरफ, वेद में ही हमारा पूरा मतलब कल्चर है, हमारा सब कुछ जो है सो हमारा क्या है, तो हमारे मतलब वेद में ही है। ठीक है, इन्होंने इस तरह की मतलब नारा दिया। तो इससे मतलब क्या हो, इन्होंने बताया से हमारा जो कल्चर जो है, हमारा भारतीय कल्चर जो है सो खुद ब खुद बहुत ही ज्यादा मतलब क्या है, तो बहुत ही ज्यादा मतलब इनरिच है। हमको मतलब क्या, हमारे वेस्टर्न, हमारे पश्चिमीकरण की तरफ हमें मतलब झुकाव रखने की मतलब क्या है, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक मिनट जो टाइटल चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उन्होंने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक समृद्धि का बखान करके पाश्चात्य सर्वश्रेष्ठता के भ्रम को तोड़ दिया। मतलब वेस्टर्न जो है, ठीक है, वेस्टर्न लोग जो है, ठीक है, मतलब वेस्टर्न के लोग जो है वो मतलब क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। मतलब ये जो धारणा जो थी लोगों में फैली हुई थी, उसको मतलब इन्होंने मतलब क्या किया, तोड़ने का काम किया। इनके प्रयासों से इन भावना दूर हो गई कि पश्चिमी से पिछड़े हुए, ठीक है, लोगों में, ठीक है, लोगों में एक भावना थी से हम लोग क्या है, से हम लोग क्या है पश्चिमी वालों से, ठीक है, वेस्टर्न वालों से क्या है, पिछड़े हुए। ठीक है, तो ये भावना जो थी उनसे मतलब तोड़ने पर मतलब काफी अधिक मतलब बल मिला। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने घोषित क्या किया, भारत जो है भारतीयों के लिए, ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, भारत जो है किसके लिए है, भारतीयों के लिए है। ठीक है, और आर्य समाज ने एक और भी नारा दिया था, क्या दिया था, क्या नारा दिया था आर्य समाज ने, अरे बताइए, इतना क्या माइक बंद वेदों करके सुन रहे हैं आप वेदों लोग, की ओर लौटो। और लोग क्यों नहीं बोल लो- रहे, कहानी सुनने के लिए आते हैं क्या, ऐसे नहीं समझ में आने वाला, इसको पढ़ के आना पड़ेगा घर से। लूसेंट नहीं है, स्पेक्ट्रम है। ठीक है, सबसे स्टैंडर्ड किताब मानी जाती है। चलिए, ध्यान में इसको रखिएगा। ठीक है, तो भारत भारतीयों के लिए ये भी नारा दिया था। अब वेदों की ओर लौटो जो नारा जो दिया था इन्होंने दिया था। ठीक है, इनका लोगों में मन क्या था, मान लीजिए आपको बार बार कोई कहेगा साहब पिछड़े हुए, तो एक समय आपको भी लगे सही में हम पिछड़े हुए। ठीक है, क्योंकि इन लोगों का कहना था क्या से, हमें भारत में राज करने का कोई शौक नहीं है, हम भारतीयों को शिक्षित करना चाहते हैं। ठीक है, उनको शिक्षित करना क्या हमारा कर्तव्य है। ठीक है, नाम तो भूल रहा हूं, लेकिन दो लेखक का नाम आता है, ठीक, इन्होंने कहा था मतलब इंडिया, इंडिया इज आवर बर्डन। ठीक है, इंडिया क्या हमारे लिए बोझ है, उनको शिक्षित करना क्या है, हमारा मतलब कर्तव्य है। ठीक है, इस तरह की चीजें मतलब ये लोग मतलब कहा करते थे। ठीक है, लेकिन बाद में जाके ये सब जो हमारे जो नव जागृत करने वाले जो हमारे जो नेता कह लीजिए, या फिर धर्म गुरु या फिर जो विश्व गुरु जो है, इन्होंने मतलब भारतीय संस्कृति के लोगों में मतलब, ठीक है, आप पढ़ेंगे इनका, गांधी जी का एक किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, तो उन्होंने इंडियन कल्चर को, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर से कंपेयर करके इंडियन कल्चर की उत्कृष्टता को उसमें बताया है। ठीक है, हिंद स्वराज का ही मतलब वो पार्ट है, ध्यान में रखेंगे। उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतुष्ट, ठीक है, तरुण राष्ट्रवादी कांग्रेस के पहले 15-20 वर्षों की उपलब्धियों से संतुष्ट न थे। वे कांग्रेस की क्षमा याचना एवं शांतिपूर्ण के प्रतिवाद की नीति के तीव्र आलोचक थे। ठीक है, शुरुआती दौर में कांग्रेस का जो 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का शुरुआती जो दौर जो था 1905 तक का जो समय था, वो किस तरह की क्षमा याचना और शांतिपूर्ण प्रतिवाद की नीति थी। तो इससे जो क्रांतिकारी लोग जो थे वो बहुत अधिक मतलब क्या थे, क्षुब्ध थे, बहुत अधिक मतलब क्या थे, नाराज थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद को इस तरह से नीतियों से कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता था। ठीक है, उनका मानना था क्षमा याचना करने की नीति जो है हमारे पास, इनसे कभी भी अंग्रेजी साम्राज्यवाद को मतलब क्या हो सकता था, समाप्त नहीं किया जा सकता था। उदारवादियों की इस नीति को, ठीक है, राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई। ठीक है, उदारवादी की जो नीति जो थी, कौन सी नीति, क्षमा याचना शांतिपूर्ण की नीति जो थी, इसको क्या बोला है, राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई। वो स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु तो उग्र आंदोलन चलाए जाने के पक्षधर थे। जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग जो थे, उनको मानना था से अगर हमें मतलब क्या लेना है, हमें मतलब अगर हमें लेकर आजादी अगर लेनी है, स्वतंत्रता अगर लेनी है, तो इसके लिए हमें क्या चलाना, आंदोलन चलाना चाहिए। ठीक है, अब आता है लॉर्ड कर्जन। बेचारा लॉर्ड कर्जन को
बोला जाता है क्रांतिकारियों को भड़काने का सबसे बड़ा काम जो किया वो कर्जन ने ही किया। ठीक है, ध्यान रखें, कर्जन तो भारतीय राष्ट्रवाद का जन्मदाता के रूप में कर्जन को जानते हैं। ठीक है, अगर कर्जन नहीं आता तो भारत में हो सकता है राष्ट्रवादी विचारधारा इतनी ज्यादा फैलती भी नहीं। ठीक है, ड्यू टू कर्जन ये सारी चीजें निकल कर आती है। ठीक है, अब देखिए कर्जन को बड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एमसीक्यू में भी प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां। लॉर्ड कर्जन का भारत में, ठीक है, 7 वर्ष का शासन शिष्टमंडल भूलों तथा आयोगों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पहले तो आयोग, बहुत सारे आयोग ये बनाया। हालांकि मैन ऑफ कमीशन इसको नहीं कहते। मैन ऑफ कमीशन अगर ब्रिटिश वायसराय में अगर पूछेंगे तो रिपन को कहा जाता है। ठीक है, वो कभी भी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने हत्थे नहीं लेता था। जब भी किसी आवश्यकता होती थी एक कमीशन बना देता था। ठीक है, लेकिन इसको आयोग के लिए प्रसिद्ध है, भूल के लिए भी प्रसिद्ध है। बहुत सारी गलतियां इसने की, जो गलतियां इसको आगे चल के बहुत ही ज्यादा मतलब खुद ही मतलब क्या, तो खुद ही उन गलतियों में मतलब क्या हुआ, उलझ के रह गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसकी भारतीय जनमानस पे कड़ी प्रतिक्रिया हुई। कर्जन ने भारत को एक राष्ट्र बनाने से इनकार कर दिया, एक राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया, तथा कांग्रेस को मन के उजागर निकालने वाली संस्था की संख्या दी। ठीक है, तो कर्जन कर्जन का तो छोरे, पूरा ब्रिटिश ही भारत को एक राष्ट्र नहीं मानता था। आगे चल के भी आप स्टेटमेंट देखो, चर्चिल ने भी बोला था भारत तो कोई राष्ट्र है ही नहीं, छोटे छोटे टुकड़े है। अब भारत कभी राष्ट्र के रूप में मतलब एकीकृत हो भी नहीं सकता था। इसका भी कहना था, चर्चिल का भी कहना था, और भी किसी ने कहा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। हालांकि उसी ने कहा था, कर्जन चर्चिल ने उसे रिपीट किया था। ठीक है, उसने भारत विरोधी बयान दिए। उसके शासन में विभिन्न प्रतिक्रिया कानूनों को, ठीक है, यथा कार्यालय यथा कार्यालय गोपनीयता अधिनियम, ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम इत्यादि भारतीय खिन्न हो गए, मतलब काफी नाराज हो गए उनकी इन चीजों से। ठीक है, काफी अधिक नाराजगी मतलब भारतीयों में आपको देखने को मिली। ठीक है, 1905 में बंगाल के विभाजन तथा कटु भाषा के प्रयोग से भारतीयों का असंतोष चरम सीमा पे पहुंच गया। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में तीव्र आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ठीक है, कर्जन तो अच्छे के लिए किया था, लेकिन सबसे बड़ी भूल कर्जन की यही मानी जाती है, बंगाल विभाजन। अब बंगाल विभाजन को भारतीय अगर बोले, बंगाल विभाजन तो करना गलत था, लेकिन भारतीयों के हित में रहा। रीजन क्या था, तो बंगाल विभाजन ने सांप्रदायिकता एकता को काफी बढ़ावा है। क्योंकि आप देखोगे बंगाल विभाजन जो था सांप्रदायिकता एकता को इसलिए बढ़ावा दिया क्योंकि बंगाल का जो उधर का जो पार्ट जो था, जिसको पूर्वी बंगाल कहते थे, वहां पे इस्लाम की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। लेकिन देखिए, इस्लाम की जनसंख्या कहीं पे भी ज्यादा रहती, कल्चर बहुत मैटर करता है। ठीक है, जनसंख्या तो मुस्लिमों को ज्यादा थी, लेकिन कल्चर वहां पे किसका फॉलो होता, बंगालियों का फॉलो होता है। ठीक है, बाई कल्चर की बात करेंगे तो बाई कल्चर से बंगाल जो था काफी अधिक यूनाइट था, चाहे वेस्ट बंगाल हो चाहे ईस्ट बंगाल हो, बाई कल्चर दोनों क्या थे, यूनाइट थे। रिलीजन अलग अलग था। ठीक है, क्या था, रिलीजन अलग अलग था। लेकिन कर्जन ने इसी को जब तोड़ा तो उसके बाद एक यूनिटी के तौर पे आप देखोगे तो दोनों बंगाल के लोग जो थे, अब बंगाल जो था, ठीक है, बंगाल जो था क्रांतिकारियों का गढ़ माना जाता था। क्या माना जाता था, बंगाल जो था क्रांतिकारियों का गढ़ माना। सबसे बड़ा क्रांतिकारी की गढ़ की बात करें तो बंगाल, उसके बाद पंजाब आप ले लो। ठीक है, उसके बाद पंजाब ले लीजिए, महाराष्ट्र। ठीक है, तीन जो क्षेत्र जो था क्रांतिकारियों का गढ़ माना जाता था। कर्जन के द्वारा की गई ये घटनाएं जो थी, ठीक है, कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन जो थी, भारत में क्रांतिकारी विचारधारा के जन्म देने का सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण की बात करेंगे तो यही होगा। ठीक है, अब भारतीयों में क्रांतिकारी विचारधारा या फिर उग्रवादी विचारधारा को बढ़ाने में जो सबसे बड़ा जो श्रेय जो जाता है, कर्जन को जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, कर्जन के इस कार्यों से ब्रिटिश शासकों की प्रतिक्रियावादी मानसा स्पष्ट उजागर हो गई। ठीक है, आगे चलेंगे तो देखते हैं जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा का अस्तित्व आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या था, तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जुझारू या उग्र विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जिसने राजनीतिक कार्यों एवं आंदोलनों के लिए उग्र तरीकों को अपनाने पर जोर दिया। ठीक है, मतलब इनका विचार था, अगर मान लीजिए हमको राजनीतिक कार्य या फिर आंदोलन के लिए हमको किस तरह का विचार को मतलब अपनाना है, तो उग्र विचारधारा। ठीक है, जबकि शुरू वाली संस्था जो थी क्या, क्षमा याचना करने में मुख्यतः विश्वास रखती थी। ठीक है, इन जुझारू राष्ट्रवादियों ने बंगाल के राज नारायण बोस, अश्वनी कुमार दत्त, ठीक है, अश्वनी कुमार दत्त का नाम आपको कहां पे निकल कर आएगा, किसके लिए जाने जाते हैं, ए के दत्ता साहब, बता सकते कोई, एक ब्रह्म बाधव समाज था, उसका स्थापना किए थे ना, ब्रह्म बाधव समाज क्या था, स्वदेश आंदोलन, क्या नाम था उसका, स्वदेशी आंदोलन जो चलेगा जिसमें विदेशी वस्तुओं का, हाँ, विदेशों का बहिष्कार किया,
सबसे पहले विचार जो था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के यही दिए थे। ये कहाँ से? ईस्ट बंगाल से आते थे, ठीक है। बहुत बड़े नेता थे ये। अरविंद घोष तथा बिपिन चंद्र पाल, महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, बाल गंगाधर तिलक एवं पंजाब के लाला लाजपत राय प्रमुख थे। तो मैंने तीनों क्षेत्र का नाम आपसे पहले ही ले लिया था। राष्ट्रवादी का आंदोलन का सबसे बड़ा सेंटर कौन होगा? बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब, ठीक है। समझ गए ना? और कोई नहीं भारत में, यही तीनों जगह याद रखेंगे, ठीक है। इस उग्र, वैसे तो छोटा छोटा सब जगह रहेगा, लेकिन तीन जो था सेंटर था, यहाँ से बड़े बड़े नेता आते थे। इस उग्र विचारधारा के उत्थान में सबसे अधिक सहयोग तिलक ने किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा में मराठा एवं मराठी में केसरी के माध्यम से भारतीयों को जुझारू राष्ट्रवाद की शिक्षा दी। अब यहाँ से एमसीक्यू प्रश्न क्या बनेगा? तो मराठा जो था अंग्रेजी में था, मराठी जो था किसमें था? सॉरी, मराठी में कौन था? तो केसरी था, ठीक है। एमसीक्यू प्रश्न बन गया। जुझारू राष्ट्रवाद की शिक्षा दी। स्पष्ट रूप से कहा कि आजादी बलिदान मांगती है। इस विचारधारा के समर्थकों के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार थे, ठीक है। तिलक ने क्या कहा? तो आजादी क्या मांगती है? तो बलिदान मांगती है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखेंगे। अब इनका क्या, इनके जो समर्थक जो थे, इनके प्रमुख सिद्धांत क्या थे? विदेशी शासन से घृणा करो, इनसे किसी प्रकार की उम्मीद करना व्यर्थ है, अपने उद्धार के लिए भारतीयों को स्वयं प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। साथ में कहा आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो स्वराज है, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या रखना है? स्वराज रखना चाहिए, ठीक है। अंतिमता आपको क्या चाहिए? तो अंतिमता आपको राज्य की प्राप्ति होनी चाहिए और आपका अपना शासन होना चाहिए। तो इन्होंने मतलब इस तरह की बातें मतलब जो है कही, ठीक है। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्वराज होना चाहिए, ठीक है। नहीं कि कांग्रेस की तरफ नहीं, इसे हर 2 महीना पे अपना क्या स्टेटमेंट ही बदल रहे, कभी हमको डोमिनियन स्टेट दे दो तो कभी हमको कुछ भी दे दो। इन्होंने सीधा सीधा बोला हमारा लक्ष्य क्या है? स्वराज है, हमें स्वराज दीजिए, स्वराज के अलावा हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। राजनीतिक क्रियाकलापों में भारतीयों की प्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए। राजनीतिक क्रियाकलापों में भारतीयों की प्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए। निडरता, आत्मत्याग एवं आत्मविश्वास की भावना प्रत्येक भारतीयों में अवश्य होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। स्वतंत्रता पाने एवं हिंसा को दूर करने के लिए भारतीयों को संघर्ष करना चाहिए, ठीक है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। एक प्रशिक्षित नेतृत्व का उद्भव, आप देखेंगे यहाँ पे एक प्रशिक्षित आपको नेतृत्व किस तरीके से मिलता है, ठीक है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षित समूह के अभाव में राजनीतिक आंदोलन का उचिता एवं पराकाष्ठा पर ले जाना असंभव है। अगर मान लीजिए आपका लीडर ही अच्छा ना हो, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आपका लीडर अगर अच्छा ना हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका लीडर अच्छा नहीं हो, आपके पास लीडर ही नहीं हो, तो कभी भी मोमेंट जो है, ठीक है, कभी भी आंदोलन जो मोमेंट जो ऊंचा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षित समूह के अभाव में राजनीतिक आंदोलन को उचिता या प्रकाष्ठा पर ले जाना असंभव होगा। सौभाग्यवश भारत में लंबे एवं व्यवस्थित राजनीतिक आंदोलन के फलस्वरूप देश में प्रशिक्षित नेतृत्व का अभ्युदय हो चुका था। मतलब देश को अच्छा लीडर मिल चुका था, जो कि मतलब क्या करे, इन सब चीजों को मतलब क्या करे, ठीक है, इन सब चीजों को मतलब क्या करे, सही तरीके से मतलब गाइड कर सके, ठीक है। तो भारत के पास मतलब यही नहीं था से मतलब से केवल मतलब आंदोलन करने वाले लोग भी है, साथ में आंदोलन करने वाले लोग कुछ चलाने वाले की बात करें, लीडर भी मतलब काफी अच्छा मिल चुका है। हर जगह से मतलब लीडर जो थे तैयार हो चुके थे, ठीक है। अब रीजन क्या है? लीडर जो तैयार हो चुका था, आप देखेंगे 1942 के आंदोलन में, आज भी मैंने बताया 1942 का आंदोलन का लीडरलेस मूवमेंट था, क्योंकि सारे सारे बड़े नेताओं का मतलब क्या कर चुका था, सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके थे, फिर भी मूवमेंट चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि देश के हर क्षेत्र से छोटा बड़ा नेता का उदय हो चुका था, ठीक है। सारे प्रमुख नेता जेल में थे, फिर भी मूवमेंट को लीड करने के लिए मतलब कहीं ना कहीं से लीडर मिल ही जा रहा था, ठीक है। जैसे आप देखोगे 1930 में तो गांधी अरेस्ट है, लेकिन फिर भी धरसना में तैयब जी हो गए, ठीक है, क्या नाम है, सरोजिनी नायडू जी हो गई, ठीक है। अब इधर चल जाएंगे साउथ में चलेंगे तो सी राजगोपाल चारी साहब हो गए, ठीक है। बिहार में आएंगे तो अली इमाम, क्या नाम था, अली इमाम हो जाएंगे, श्री कृष्ण सिंह जो होंगे। इस सब तरह के नेता जो थे उस समय उदय हुए। इस समय भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय बहुत सारे नवीन नेता जैसे जयप्रकाश नारायण साहब हो गए, ये सब तरह तरह के नेता जो थे उदय हो चुके थे। तो धीरे धीरे अब मतलब बहुत दिन से देश में जो ये मोमेंट जो चल रहा था आंदोलन का, ठीक है, उससे मतलब सौभाग्य से व्यवस्थित राजनीतिक आंदोलन के फलस्वरूप देश में प्रशिक्षित नेतृत्व का उदय जो था हो चुका था। प्रशिक्षित नेतृत्व ने स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष को नई दिशा दी और भारतीयों की ऊर्जा एवं शक्ति का स्वतंत्रता प्राप्ति के अभियान में जोर दिया। अब मान लीजिए, देखिए, कभी भी अगर मोमेंट को अगर सही करें तो आपके पास एक मास लीडर होना चाहिए, ठीक है। एक मास लीडर होना चाहिए। एक मास लीडर का मैं नाम दे रहा हूं, ठीक है, उससे इतना सुंदर एग्जांपल मैं बताऊंगा। एक दुनिया का ना माओ से बड़ा मास लीडर नहीं हुआ। हालांकि माओ की जो नीति जो थी से करोड़ों चाइनीज के जान लिया, लेकिन माओ से बड़ा कोई मास लीडर नहीं। माओ की बात करेंगे ना तो लगभग 1 लाख किलोमीटर की यात्रा की थी, 1 लाख किलोमीटर की यात्रा की थी। आपको पता होना चाहिए गधा पे बैठ कर इसने यात्रा की थी, चाइना का पूरा गांव घूम गया था, ठीक है, गधा पे बैठ के, ठीक है। वो करकती हुई
ठंड के समय में, ठीक है, पूरे मतलब चाइना का पूरा मतलब गांव इसने घुमा था। तो ये बहुत बड़ा मास लीडर था, ठीक है। तो मास लीडर आपका किसी भी मोमेंट को आगे करने में होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जिस लीडर को मतलब सब सुने, ठीक है। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध एवं स्वदेशी आंदोलन जैसे अभियानों के फलस्वरूप भारतीयों को अपनी सामर्थ्य का आभास हो चुका था। योग्य नेतृत्व के स्वराज प्राप्ति के दिशा में महत्वपूर्ण मतलब काम किया, ठीक है। मतलब नेतृत्व जो कैसा था, तो योग मिल चुका था, ठीक है। आगे चलेंगे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन क्या था, तो इसके बारे में देखेंगे जरा। तो यहाँ पे क्या था, तो स्वदेशी आंदोलन का जन्म, ठीक है, विभाजन विरोधी आंदोलन से हुआ, जो ब्रिटिश सरकार के, ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध से मतलब क्या हुआ, तो प्रारंभ हुआ, ठीक है। लोगों को विभाजित करने हेतु बंगाल का विभाजन। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध स्वरूप चलाया गया था तथा ये बंग भंग का प्रतिफल था। दिसंबर 1903 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की। इसके पीछे कारण, ठीक है, तो बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा 1903 में हो चुकी थी। कब हुई थी, दिसंबर 1903 में हुई थी। हालांकि होता बाद में है, 1905 में जाके होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लक्षण जो थे 1903 में हो चुके थे, ठीक है। तो लोगों को विभाजित करने हैं तो बंगाल का विभाजन क्या, अब लोगों को विभाजित क्या करना था, क्योंकि मैंने बताया था बंगाल में दो तरह के लोग थे। एक समुदाय जो था, जो कि एक समुदाय जो था हिंदुओं का था, दूसरा समुदाय जो मुसलमानों का था। लेकिन दोनों का रिलीजन तो अलग था, लेकिन दोनों का कल्चर कॉमन था। क्या था, कल्चर कॉमन था, क्योंकि दे ऑल मतलब वो सारे के सारे क्या थे, बंगाली थे। अब बंगाली कल्चर काफी समृद्ध कल्चर माने जाते हैं। रिलीजन जैसे देखें हमारे यहाँ यूपी बिहार में बात करें, रिलीजन मैटर करता है, ठीक है, रिलीजन मैटर करता है। हमारा कल्चर एक नहीं है, ठीक है। अगर बात करेंगे यहाँ पे दो रिलीजन का, तो अलग अलग मतलब क्या है, अलग अलग रिलीजन का अलग अलग कल्चर है। लेकिन बंगाली का रिलीजन अलग था, लेकिन उनका कल्चर सेम था, ठीक है। कर्जन यही गलती कर दी, तो बंगाल के लोगों का तोड़ने का कोशिश किया। वही राष्ट्रवादी विचारधारा का सबसे बड़ा सेंटर बनकर उभरा बंगाल, ठीक है। तो क्या था, आप देखोगे यहाँ पे, हाँ ये पढ़ लेते जरा, ठीक है। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो भी लोग नोट करते हैं, ठीक है, नोट करते रहे, स्टेटमेंट एग्जाम में खूब आता है, ठीक है। संयुक्त बंगाल एक शक्ति है। बंगाल को विभाजित करने से हमें कई लाभ होंगे। यदि हम अपने इस प्रमुख कंटक को विभाजित कर दे तो हमारे शासन का विरोध करने वाला एक प्रमुख निकाय स्वतः दुर्बल हो जाएगा, ठीक है। रिसले का स्टेटमेंट है। भारत सरकार के गृह सचिव को पत्र में रिसले ने ये कहा था, ठीक है। तो भारत सचिव का जो भारत सरकार का जो उस समय जो गृह सचिव जो थे, उसके पत्र में रिसले ने कहा अगर बंगाल विभाजन संयुक्त बंगाल क्या एक पावर है, एक शक्ति है। ये हमारा, अगर हम इसको बंगाल को अगर विभाजित कर देते हैं तो हमें कई प्रकार के मतलब लाभ होंगे, ठीक है। और इसी के आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल की विशाल आबादी 78 मिलियन थी, ठीक है। 78 मिलियन कहने का मतलब कितना हो गया, अप्रोक्स 7 करोड़ 80 लाख, ठीक है। 78 मिलियन कहने का मतलब क्या हो गया, 7 करोड़ 80 लाख बंगाल की उस समय आबादी थी, के कारण प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन करना कठिन हो गया। अब बंगाल उस समय था भी कितना बड़ा, ठीक है, अभी समझ में बता रहा हूँ कितना बड़ा बंगाल हो जाएगा। अभी का पूरा बंगाल, अभी का पूरा बिहार, अभी का पूरा उड़ीसा, अभी का पूरा छत्तीसगढ़, और जितना उस समय का पश्चिम क्या बोलते हैं उस समय, अभी जो बांग्लादेश है ना, पूरा बांग्लादेश, पूरा बिहार, पूरा वेस्ट बंगाल, ठीक है, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा उड़ीसा, इतना बड़ा कोई देश भी नहीं होता। अगर ब्रिटेन से अगर कंपेयर कर देते, ब्रिटेन से 4 से 5 गुना तो बड़ा बंगाल ही था हमारा केवल, ठीक है। ब्रिटेन से 4 से 5 गुना बड़ा जो था केवल बंगाल ही था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये बंगाल जो इतना बड़ा था, इतना बड़ा था बंगाल ना, से इन्होंने बोला भाई साहब हमको प्रशासन चलाने में दिक्कत होती है। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, प्रशासन चलाने में इनको दिक्कत नहीं था। इनको मतलब डर ये लग रहा था बंगाल जो से राष्ट्रवादियों का अड्डा है, ठीक है। अगर इसको अगर तोड़ा नहीं गया, समय रहते हुए तोड़ा नहीं गया, तो मतलब अंग्रेज सरकार के लिए मतलब पैर में मतलब कांटा साबित हो सकती है, ठीक है। यद्यपि कुछ सीमा तक सरकार का यह तर्क सही भी था, मैं ये नहीं बोल पूरी तरीके से मतलब इसको खंडित कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं, ये गलत है, ये सही है तर्क, किंतु उनकी जो वास्तविक मंशा कुछ और थी, ठीक है। बस उनका तर्क सही था, ठीक है, तर्क सही था, लेकिन उनका इंटेंशन जो था गलत था, समझ रहे हैं ना। तर्क सही है, लेकिन इंटेंशन जो है उनका क्या है, गलत है। उनका मुख्य उद्देश्य बंगाल को दुर्बल करना था, कि उस समय बंगाल में भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया था, जो बात मैं आपको शुरू से बताते हुए चली आ रहा हूं, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ रही है। यस सर। और लोगों को नहीं समझ में आ रही है, और 19 लोग 17-18 लोगों को सर आ रही है। बंगाल विभाजन कर बंगालियों के प्राकृतिक सुविधाओं के लिए दो तरह से विभाजित किया। पहले भाषा के आधार पे,
इसमें बंगाली भाषी बंगाल के अल्पसंख्यक बन गए, ठीक है, क्योंकि 1,70,00,000 लोग बंगाली भाषा बोलते थे, जबकि हिंदी एवं उड़िया बोलने वाले लोगों की संख्या 3,70,00,000 थी। अब यहाँ पे हिंदी बोलने वाली संख्या की कहां कहां से लोग आएंगे, माइक बंद कर लीजिए। हिंदी बोलने वाली संख्या कहां थी, छत्तीसगढ़ उस समय, अभी का जो हिस्सा जो है बिहार हो गया, सो ये दोनों को दोनों क्या थे, हिंदी बोलने वाले थे, ठीक है। उड़िया बोलने वाला उड़ीसा का क्षेत्र, ठीक है। बंगाली बोलने वाले की संख्या की बात करेंगे तो 1,70,00,000 लोग, ठीक है। अब बंगाल का विभाजन कर रहे हो, ठीक है, भाषा के आधार पर बंगाल का विभाजन कर रहे हो, और जो जिसका विभाजन हो रहा है वो खुद ही मतलब अल्पसंख्यक हो जा रहा है, क्योंकि बंगाली बोलने वाले लोगों की संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ठीक है। 1,70,00,000 लोग, ठीक है। धर्म के आधार पर दूसरा कारण था, पहला तो भाषा के आधार पर बांटा, दूसरा जो बांटा धर्म के आधार पर, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो था, अभी का जो वर्तमान का जो बंगाल जो देख रहे हैं वह हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र था, ठीक है, जहां हिंदुओं की संख्या 5,40,00,000 थी, ठीक है। 5,40,00,000 में से 4,20,00,000 थी, मतलब वर्तमान का जो अभी जो बंगाल आप देख रहे हो, जिसमें बिहार भी शामिल है, उड़ीसा भी शामिल है, छत्तीसगढ़ भी शामिल है, झारखंड भी शामिल है, ठीक है। तो ये सारी की जनसंख्या 5,40,00,000 थी, जिसमें 4,20,00,000 जो थी हिंदू हिंदू थे, ठीक है, तथा मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र। पूर्वी की बात करूंगा तो कौन सा पूर्वी, ठीक है, तो वहां अभी वर्तमान में देश बन गया है, ठीक है, किसका क्या नाम है उसका, बांग्लादेश, जिसको पूर्वी बंगाल के नाम से जानते थे। तो वहां पे मतलब 3 करोड़, ठीक है, 3,10,00,000 में से 10,00,000 में से मुसलमानों की संख्या 1,80,00,000 थी। मुसलमानों को यहाँ पे कर्जन ने, ठीक है, अपने पक्ष में लाने की कोशिश किया, और मुसलमानों के प्रति प्यार दिखाते हुए कर्जन ने कहा ढाका नए मुस्लिम बहुल प्रांत पूर्वी बंगाल की राजधानी बन सकता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला तो भाई साहब, राजधानी तो कहाँ है, राजधानी तो अभी तो कोलकाता ही है, ठीक है, अभी तक भारत की राजधानी भी कोलकाता ही है, ठीक है। कोलकाता का खुद ही मतलब खुद ही बंगाल का प्रांत का भी राजधानी सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने मतलब क्या किया, उन्होंने मतलब मुस्लिमों को मतलब एक प्रलोभन दिया, भाई साहब तुम लोग अपना राज्य बनाओ, ठीक है, अपना एक अलग सा मतलब राज्य बना लो, ठीक है, और उसका जो राजधानी तुम क्या कर दो, तो उसका राजधानी तुम ढाका कर दो, क्योंकि इसमें मुसलमानों में एकता बढ़ेगी, जो कि मुगल शासकों के समय से उनमें पाई जाती थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार बंगाल विभाजन के निर्णय से स्पष्ट कर दिया, अंग्रेज कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए मुस्लिम संप्रदाय को उभारना चाहते थे। कांग्रेस शुरू से क्या चाहती थी, कांग्रेस शुरू से यही चाहती थी, कम से कम भारत में, ठीक है, कांग्रेस बोल रहा हूं, ब्रिटिश शुरू से यही चाहती थी, कम से कम कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, तो कम से कम मुस्लिम भी तो हमें सपोर्ट कर दे। तो मुस्लिम ही सपोर्ट कर देते। मुस्लिम लीग का जो जन्म जो होता है ना, तो मुस्लिम लीग को जन्म देने के लिए कहीं ना कहीं से उकसाने का काम कौन करता है, तो ब्रिटिश ही करते हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग की सोच ही मतलब दिया हुआ है, ब्रिटिश के दिया हुआ है, उसको बढ़ाने का काम क्या करता था, लॉर्ड मार्ले लॉर्ड मिंटो करते हैं, जो कि मतलब उनको क्या देंगे, तो उनको मतलब क्या दे देंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे देंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो उभारने का काम क्या करेंगे, कर्जन करेंगे। ये चीजें दी हुई किसकी है, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश की ही दी हुई है, ठीक है, जो कि बंगाल विभाजन के समय ही उनको समझ में आ गया। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में आंदोलनकारियों ने विदेशी वस्तु की होली जलाई तथा अंग्रेज सरकार के समक्ष अपना विरोध प्रकट किया। चूंकि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया, फलतः सरकारी दमन के विरोध में उग्रवादी गतिविधियां मतलब प्रारंभ हो गई, ठीक है। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इसको इसको मतलब खत्म करने के लिए दमन का सहारा लिया। जब दमन का सहारा लिया ना, तो यही जो है, ठीक है, यही जो है क्रांतिकारियों के बीच में उग्रवाद को बढ़ावा दिया, एक तरह से उत्प्रेरक का काम किया, ठीक है। जय, क्योंकि तो गांधीवादी सिद्धांत को तो नहीं मारते थे, एक बार मारोगे तो दूसरा का भी वेट कर लेंगे, कुछ पर प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। ब्रिटिश सरकार उसे रिएक्ट कर, ब्रिटिश सरकार उसे एक्शन करती थी, और एक्शन के बदले जो इधर से मतलब जो क्रांतिकारियों के द्वारा रिएक्शन जो देखने को मिलता था, वही चीजें मतलब क्या उग्रवादी विचारधारा को जन्म दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या था, उदारवादी भी निकल कर आते। उदारवादी नेता की बात की, इन्होंने भी मतलब क्या किया, तो बंगाल विभाजन का विरोध किया। 1903 से 1905 के दौरान उदारवादी जिन्होंने बंगाल विभाजन के विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा, ठीक है, पृथ्वी चंद्र राय प्रमुख थे। उदारवादियों ने सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध में सरकार को प्रार्थना पत्र सौंपे, सभाएं आयोजित की, निंदा प्रस्ताव पारित किया तथा हितवादी संजीवनी बंगाली जैसे पत्रों, ठीक है, के माध्यम से बंगाल विभाजन का विरोध किया। तो यहाँ पे 2-3 चीजें आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, कहीं कहीं पीसीएस वगैरह में सीधे सीधे प्रश्न पूछ देता। हितवादी, संजीवनी, ठीक है, तथा बंगाल, ये कैसे पत्र थे, तो उदारवादी थे, ठीक है। केसरी, ठीक है, मराठा,
कैसे थे? तो क्रांतिकारी विचारधारा को छापते थे, ठीक है। यहाँ पे व्यक्ति की प्रकृति अलग नहीं होगी, ठीक है। समाचार पत्र या फिर की पत्र, उनकी भी प्रकृति जो होगी थोड़ा डिफरेंट होगी। तो हितवादी और संजीवनी में किसके विचार छपे थे? तो उदारवादियों के विचार छपे थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के मित्ता कैसे नेता थे? उदारवादी नेता थे। आगे चलेंगे, ठीक है। उदारवादियों का उद्देश्य था कि भारत एवं इंग्लैंड में शिक्षित भारतीयों के माध्यम से एक ऐसा जनमत संग्रह किया जाए जो बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस लेने हेतु, ठीक है, कांग्रेस सरकार पर दबाव डाल सके। अभी भी मतलब क्या कर रहे हैं? वही रास्ता अपना रहे जो वर्षों से अपना रहे थे। इनका अभी भी मानना है, अगर मान लीजिए अंग्रेज सरकार के खिलाफ अगर चीजें मतलब क्या करेंगे, अगर विरोध किया जाएगा उनको, ठीक है, तो वो मतलब एक समय के बाद मतलब क्या कर लेंगे, तो वापस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? तो एक समय के बाद मतलब क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे बंगाल विभाजन को। किंतु भारतीयों के विरोध स्वर की उपेक्षा करते हुए सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। इस घोषणा के कुछ दिनों के भीतर ही लगभग पूरे बंगाल में विरोध सभाएं आयोजित की गई। इन सभाओं में सबसे पहले विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कहने का मतलब किसी भी तरह से विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे सीधे सीधे पीटी में प्रश्न बनते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 7 अगस्त 1905, याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन क्या किया गया, आयोजित किया गया, जहां पे स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ करने की घोषणा की गई, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जहां पर भी काला रंग से पेंट किया हो, ज्यादा हार्ड किया हो, तो वो लाइन इंपॉर्टेंट होता है। ये लाइन सीधा सीधा एग्जाम में उठा के पूछ देता है किताब सबसे, ठीक है, सीधा सीधा लाइन आपको उठा के पूछ देगा। तो 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कहां पे मतलब विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया, क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? कहां पे किया गया बताइए? कलकत्ता के टाउन हॉल में। बिल्कुल, कहां पे किया गया, ध्यान में रखिए, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजित किया गया, ठीक है। ये लाइन सीधा सीधा पूछता है, ठीक है, कब? 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। इसके पश्चात राष्ट्रवादी नेताओं ने बंगाल के विभिन्न भागों में दौरा किया, जहां से मैनचेस्टर से कपड़ा एवं लिवरपूल के बने नमक का बहिष्कार करने का आग्रह लिया गया। मैनचेस्टर की बात करेंगे तो उसको सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग था, कॉटन का सेंटर माना जाता था मैनचेस्टर को, ठीक है। तो वहां से जो कपड़े जो आती थी उसका मतलब विरोध किया गया। लिवरपूल के बने नमक का भी बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। स्थिति इतनी खराब थी, एक व्यक्ति था ब्रिटिश, ठीक है, मैं भेजूंगा किताब पढ़िएगा, एक ब्रिटिश व्यक्ति को मैनचेस्टर से कपड़ा पहुंच मतलब मंगवाना था, क्योंकि ब्रिटिश तो भारतीय कपड़ा नहीं पहनेंगे। तो वहां पे मतलब कंपनी से बात कर लिया, ठीक है, आपके लिए कपड़ा भेज दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले, ठीक है, अश्वनी कुमार दत्ता जो कि मतलब उस समय स्वदेशी आंदोलन के लीड कर रहे थे पूर्वी बंगाल से, उनसे पूछ लीजिए क्या वो बंगाल में जहाज से कपड़े उतरने देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति हो गई थी, ठीक है। तो पूरी तरीके से भारतीयों के द्वारा मतलब क्या किया गया, जमकर मतलब विरोध किया गया ब्रिटिश कपड़ों का, मतलब विदेशी कपड़ों का, नमक यानी सारे पदार्थ का, ठीक है। यही पे मतलब क्या होगा, भारतीय उद्योग को, सॉरी, भारतीय का लघु उद्योग को थोड़ा सा फलने फूलने का थोड़ा उम्मीद मतलब जगता है, ठीक है। मतलब इसको देखेंगे तो ये चीजें भारतीय उद्योग के लिए, जो उद्योग जो पूरी तरीके से मतलब समाप्त हो चुका था, ठीक है, कपड़ा उद्योग हो गया, फिर हथकरघा उद्योग हो गया, वो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे क्या करेगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मतलब उड़ता हुआ मतलब उठता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये 7 अगस्त वाली बात हो गई। आप 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ, आंदोलनकारियों ने यह दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया। किस दिवस के रूप में मनाया? तो उन्होंने इस दिन को मतलब क्या किया, शोक दिवस के रूप में मनाया। लोगों ने व्रत रखे, गंगा में स्नान किया था, गंगे एवं नंगे पांव पद यात्रा करते वंदे मातरम गीत गाया। कालांतर में वंदे मातरम गीत के भारतीय तो स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे मुख्य गीत बन गया, ठीक है। विभाजित बंगाल के दोनों भागों को लोगों ने आपसी एकता प्रदर्शित करते हुए एक दूसरे के मतलब हाथों में मतलब क्या बांधी, तो राखियां मतलब बांधी। मतलब उन्होंने बताया से भले ही हमको अलग कर दिया गया बट वी आर यूनाइट, ठीक है, हम लोग क्या है अभी भी मतलब आपस में मतलब क्या जुड़े हुए, ठीक है। ये किनके कहने पे चीजें कही की गई थी, तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, क्या नाम था उनका, टैगोर साहब के कहने पे ये चीजें मतलब की गई थी, ठीक है। इसी दिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित संभवतः अब तक का सबसे बड़ी विशाल जनसभा थी। किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने, ये दोनों उदारवादी नेता ही थे। अब सोच सकते 1905 में 1 रुपया कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा, ठीक है। लेकिन उस समय
यहाँ पे जो जनसभा में शामिल प्रदर्शनकारियों ने विरोध के अभियान चलाने के लिए 50,000 रुपये एकत्र कर डाले। कितने किए थे? तो 50,000 रुपये एकत्र किए गए थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कितने किए थे? 50,000 रुपये एकत्र हुए थे। कभी बीपीएससी हुआ मतलब प्रश्न पूछ देगा। क्यों फंस रहा भाई तुम? क्या दिक्कत है इसको? ये कितने थे? 50,000 रुपये मतलब क्या हुए थे? मिले थे इसको। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कलम थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो कितने मिले थे? चलिए, 50,000। शीघ्र ही यह विरोध प्रदर्शन बंगाल से निकलकर भारत के अन्य भागों में भी फैल गया। पूना एवं बंबई में इस आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया, जबकि बंगाल में लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह। अजीत सिंह किनके चाचा थे? आपके, मेरे, या फिर भगत सिंह के? किनके चाचा थे बताइए? भगत सिंह के चाचा थे अजीत सिंह। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दिल्ली में सैयद हैदर राजा, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लीजिए। पूछ देगा कहां से कौन नेतृत्व कर रहा था स्वदेशी आंदोलन का, तो भूल मत जाएगा, दिल्ली से पूछता है बार बार। सैयद हैदर राजा। ठीक है, मद्रास से चिदम्बरम पिल्लई। कौन था? चिदम्बरम पिल्लई। हम मद्रास की बात करेंगे, दक्षिण भारत में बात करेंगे तो स्वदेशी आंदोलन का नाम भी बदल गया था। क्या नाम पर गया था? कोई आदमी? दक्षिण भारत में स्वदेशी आंदोलन का नाम क्या था? दिल्ली चलो या फिर वंदे भारत? वंदे भाई क्या ना, वंदे मातरम, सॉरी। वंदे मातरम था। ठीक है, ध्यान रखें। दिल्ली चलो की बात करेंगे ना, तो दिल्ली चलो किसका नाम था? तो आगे चल के चलेंगे ना कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसका दिल्ली चलो। ठीक है, ध्यान रखें। तब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बंगाल में बाल गंगाधर तिलक, जबकि पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह। ठीक है, दिल्ली में सैयद राजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। ये इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक, सी राजगोपालचारी मार के मत आ जाएगा। ठीक है, सी राजगोपालचारी अभी नहीं, अगर पूछेगा सी राजगोपालचारी कहाँ पे आएंगे, तो सी राजगोपालचारी का नाम आप ध्यान में रखना। कहाँ पे ध्यान में रखना? तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन के समय सी राजगोपालचारी। ठीक है, अभी बंगाल में कौन चलेंगे? तो अभी बंगाल में चिदम्बरम पिल्लई साहब। ठीक है, दिल्ली में सैयद हैदर राजा। ठीक है, पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा जी। ठीक है, बात करेंगे। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल से कौन चलेंगे? माइक कौन खोल दिए, इको हो रहा है। ठीक है, बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल से कौन रहेंगे? तो बंगाल से क्या नाम था इनका? बंगाल से तो बहुत सारे नेता थे, लेकिन मुख्यतः जो नेता जो थे, क्या नाम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस तो हो ही गए। और भी बहुत सारे नेता बंगाल से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कांग्रेस की क्या स्थिति थी। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थिति उस समय 1905 में एक अधिवेशन में, बनारस अधिवेशन होता, पता ही है ना आपको। 1905 में कौन होगा? बनारस होगा। ठीक है, बनारस में कौन थे अध्यक्ष, कौन बनेंगे? बनारस में अध्यक्ष कौन होंगे 1905 वाला में? गोखले। बीजी गोखले, बहुत सुंदर। ठीक है, कौन बनेंगे? गोपाल कृष्ण गोखले बनेंगे 1905 में बंगाल में। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वार्षिक अधिवेशन में दो प्रस्ताव पारित किए। एक था कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना, दूसरा था बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान एवं स्वदेशी अभियान को मतलब क्या करना, समर्थन देना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस संबंध में उग्रवादी विचारधारा यथा तथा गंगाधर सॉरी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल एवं अरविंद घोष का मत था कि विरोध अभियान का प्रचार बंगाल के बाहर पूरे देश में हो तथा इसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तक सीमित न रखकर पूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में चलाया जा सके, जिसे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य की मतलब प्राप्त किया जा सके। इन लोगों का मानना क्या था, जो कि क्रांतिकारी नेता थे, इनको मानना था केवल इसको बंगाल तक ही क्यों रखना, इसमें मतलब देश देश पूरे देश भर में इसको क्या करो, से इसको मतलब वो कर दो, पूरे देश भर में मतलब क्या करना, इसको चलाना चाहिए। और बंगाल विभाजन के ही आधार बना के इसको मतलब स्वराज के रूप में लक्ष्य प्राप्त करने का आधार बनाना चाहिए और पूरे देश में चलाना चाहिए, ताकि स्वराज का मतलब क्या बन सके, आधार बन सके। ठीक है, उसके बाद किंतु इस समय कांग्रेस की नरमपंथियों का प्रभुत्व था कि वे इसे, एक मिनट,
ठीक है, वो इसे बंगाल के बाहर चलाए जाने के पक्ष में नहीं थे, ठीक है, जबकि मतलब बात के बंगाल में तो चल ही रहा था स्वदेशी मूवमेंट, लेकिन कांग्रेस के जो नेता जो थे उनको मतलब क्या था, उनकी इच्छा थी से मतलब इसको केवल बंगाल में ही चलाया जाए, बंगाल के बाहर किसी भी तरह से मतलब इसको कहीं भी चलाना मतलब उचित नहीं होगा, ठीक है, इसी को लेकर मतभेद क्रिएट होता है, ठीक है। उसके 1905 में बंगाल का सॉरी बनारस का अधिवेशन था, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी थे, ध्यान में रखेंगे। तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष होते हैं? 3 बार। 3 बार। बहुत सुंदर, ठीक है, कितने बार होते हैं? तो 3 बार होते हैं, वेरी गुड, ठीक है, कितने बार होते हैं? 3 बार होते हैं, ठीक है, तो तीसरा वाला ही था, ठीक है। तो कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस का लक्ष्य इंग्लैंड तथा अन्य उपनिवेशों की तरह स्वशासन या स्वराज है। धीरे धीरे उदारवादियों एवं उग्रवादियों में विभिन्न विषयों पे मतभेद निरंतर बढ़ते रहे, क्योंकि यहाँ पे पहला मतभेद तो ये हो गया उग्रवादी की या फिर मतलब क्रांतिकारियों का कहना क्या था से मतलब ये आप जो चला रहे हो ये मतलब क्या स्वदेशी आंदोलन चला रहे हो, तो बंगाल तक ही क्यों सीमित रखे हो भाई साहब, इसको पूरे देश में फैलाओ। इसका लक्ष्य मतलब अंतिमतः लक्ष्य केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना मत रखो, ठीक है, पूरे भारत को स्वराज दिलवाने का लक्ष्य रखो, ठीक है, जबकि कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। जिसकी चरण पर नीति 1907 में सूरत अधिवेशन हुई, 1905, 6, 7 इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा स्वदेशी मूवमेंट के बाद। 5 में कौन सा हो जाएगा? 5 में कौन सा होगा? बनारस, ठीक है। 6 में कौन सा होगा? 6 में कलकत्ता हो जाएगा, ठीक है। 7 में कौन होगा? सूरत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पड़ी? सूरत में उग्रवादी मतलब क्या कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के पीछे फूट पड़ेगी, ठीक है, जब कांग्रेस दो धर्म में विभक्त हो गई, ठीक है। इस विभाजन का स्वदेशी अभियान में अन्य तत्कालीन आंदोलनों पर गंभीर प्रभाव पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कांग्रेस टूट जाती है, क्योंकि यहाँ पे रास बिहारी घोष, बोस नहीं घोष वर्सेस तिलक को लीडर बनाने के लेकर, कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने को लेकर विवाद होता है। उग्रवादी जो थे वो चाहते थे तिलक बने, ठीक है, जबकि मतलब जो उदारवादी जो थे वो रास बिहारी घोष के पक्ष में थे। इसी को लेकर मतभेद क्लियर करता है, सूरत में कांग्रेस की फूट पड़ती है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे उग्र नेतृत्व के अंतर्गत आंदोलन, अब यहाँ पे कांग्रेस से टूट चुके हैं ना, ठीक है। तो 1905 से ही मतलब हालांकि मतलब देखेंगे उग्र नेतृत्व मतलब प्रारंभ हो गए थे, लेकिन खुला हाथ कब मिलेगा? तो 1907 के बाद, ठीक है। तो 1905 के पश्चात बंगाल में चल रहे स्वदेशी आंदोलन में उग्र विचारधारा वाले नेताओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसके मुख्य 3 कारण थे। उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। उदारवादियों ने संवैधानिक रूप से उग्रवादी असहमत थे। उदारवादी के नेतृत्व में तो आंदोलन का कोई कुछ निकला ही नहीं, शुरू में तो इन्होंने क्षमा याचना करने में ही समय पूरा गुजार दिया। दूसरी बात देखोगे उदारवादी के जो संवैधानिक रुख था वो संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, इसका भी मतलब क्या था? इसका भी कोई तुक नहीं था, क्योंकि उससे क्रांतिकारी विचारधारा के लोग जो थे वो सहमत नहीं थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तथा सरकार ने अभियान को सफल बनाने हेतु कार्यकर्ताओं का दमन प्रोग्राम कर दिया, ठीक है। इसके तहत विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया गया, वंदे मातरम गाए जाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया, सार्वजनिक सभाओं पे मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। ठीक है, स्वदेशी के कार्यकर्ताओं को दंड एवं कारावास की सजा दी गई। अनेक स्थानों पे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, नेताओं का निर्वासन की सजा दी गई तथा प्रेस का दमन किया गया, ठीक है। तो ये सारा मतलब प्रतिक्रिया जो था तो कहीं न कहीं से, ठीक है, तो उग्रवादी विचारधारा को ही मतलब जन्म दिया, ठीक है। आप देखें उग्रवादियों की कार्यक्रम के बारे में देखेंगे, क्रांतिकारियों के कार्यक्रम के बारे में देखेंगे क्या चीज थी। तो कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया। सीधा सीधा प्रश्न उठा के पूछ देता है, सेम टू लाइन डिट्टो लाइन पूछा हुआ है। तो कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में, ठीक है, स्वराज प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया? तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। या फिर ऐसे पूछेगा कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में, ठीक है, किसके नेतृत्व में स्वराज प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया? तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। स्वराज का अर्थ क्या होता है? तो स्वराज का अर्थ वो शासन पद्धति समझा जाता है जो सभी स्वशासित उपनिवेशों में प्रचलित थी, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रोत्साहन पर भी बल दिया गया। बंग भंग को उग्र विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों के राष्ट्रीय चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया। अब यहाँ पे उदारवादी जो था कांग्रेस के भीतर ही अपने ही लोगों के लिए मतलब क्या कर रहा है? तो एक तरह का राह में रोड़ा मतलब साबित हो रहा है। वो उनका कहना क्या है? तो मतलब ये राष्ट्रीय चुनौती है। बंग भंग को उग्र विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय चुनौती के रूप में स्वीकार किया। सारे बंगाल में जनसभाएं हुई तथा तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत, ठीक है, लाल पाल बाल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तथा अरविंद घोष ने कई स्थानों पर सभाओं को संबोधित किया। इन सभाओं में लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग
तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की शपथ ली। इस शपथ को व्यवहारिक रूप देने हेतु एक सुनियोजित कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कई स्थानों पर विदेशी वस्तुओं की दुकानों के समक्ष मतलब धारणा दिया गया तथा विदेशी वस्तुओं की सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई। होली जलाने का मतलब क्या हुआ, उनको मतलब जला दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार हेतु समितियां बनाई गई। नेताओं ने लोगों ने स्कूलों, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों, ठीक है, सरकारी सेवाओं तथा न्यायालयों में, ठीक है, क्या लिखा हुआ, व्यवस्थापिक सभाओं, नगर नगर पालिका में राजकीय उपाधियों इत्यादि का बहिष्कार करने की अपील की गई। मतलब जो भी संभव हो सकता है उन सारे चीजों का परित्याग कर दिया गया, जो कि मुख्य रूप से किससे जुड़े हुए थे, तो ब्रिटिश से जुड़े हुए थे। ठीक है, इस अवसर पर अरविंद घोष ने कहा शासन संचालन का अवरुद्ध कर दो। ठीक है, मतलब शासन संचालन का अवरुद्ध कर दो, किसने कहा, अरविंद घोष ने कहा। ऐसे किसी भी कार्य या प्रयत्न से दूर रहो जिससे इंग्लैंड के व्यापार वाणिज्यों का लाभ पहुंचता है। मतलब उन्होंने कहा से मतलब ऐसा कोई भी काम ही मत करो जिससे मतलब क्या होगा, तो मतलब क्या होगा, मतलब ब्रिटिश को मतलब लाभ पहुंचता है, और ऐसा किसी भी तरह का कोई भी कार्य ना करो। ठीक है, पहुंचता होता था, भारत का आर्थिक शोषण होता हो, किसने कहा था, अरविंद घोष ने कहा। ठीक है, उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर शासन तंत्र को असफल बनाने हेतु, उन्होंने एकजुट होकर अंग्रेजी शासन तंत्र को असफल बनाने हेतु मतलब आगे बढ़े। ठीक है, ये सारा स्टेटमेंट किसका था, तो सारा स्टेटमेंट जो था आपको ध्यान में रखना श्री अरविंद घोष का था। बाद में चल के यही अरविंद घोष आगे चल के श्री अरविंदो बन जाते हैं। ठीक है, और पुडुचेरी में जाके, ठीक है, एक आश्रम का, अरविंदो आश्रम की स्थापना भी करेंगे। ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है बाद में। कौन से केस में गिरफ्तार होते हैं श्री अरविंदो, अरविंद घोष किस केस में गिरफ्तार होते हैं? हम्म, किसी को भी नहीं पता है? ऑप्शन दो। हाँ, ऑप्शन दीजिए। यस सर। दिल्ली षड्यंत्र, मेरा षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र या फिर बॉम्बे षड्यंत्र? अलीपुर सर, अलीपुर। अलीपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार। इनकी बचाव कौन करते हैं, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, या फिर मैं खुद चित्तरंजन करता हूँ? चित्तरंजन बिल्कुल, दास। कौन करते हैं, चित्तरंजन दास करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये सर। आगे चलने के उग्र राष्ट्रवादियों ने बंगभंग विरोधी आंदोलन तथा स्वदेशी अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयत्न किया तथा नारा दिया, उपनिवेशी शासन से भारत को आजादी मिले। अरविंद घोष ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांस है। ठीक है, मतलब अरविंद घोष ने क्या कहा, राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांस है। ठीक है, इस प्रकार गर्मपंथियों ने स्वतंत्रता की अवधारणा को राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य मतलब क्या कर दिया, लक्ष्य बना दिया। ठीक है, संघर्ष का नया स्वरूप की बात करेंगे, कितना बचा हुआ है इसमें? 301 तक है। ये 101 तक है, बहुत लंबा चैप्टर है, 2-3 दिन चलेगा नहीं है। कहाँ पे हम लोग पहुंच चुके थे, ये स्टेटमेंट करवा देता हूँ फिलहाल। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, संघर्ष का न्याय ये करवा दे रहा हूँ। संघर्ष का न्याय स्वरूप की बात करेंगे तो उग्र राष्ट्रवादियों ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान संघर्ष को एक नया स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने विरोध कार्यक्रमों, विचारधाराओं, रुख को नया आयाम से जोड़ा। उन्होंने जुझारू राष्ट्रवाद का प्रचार किया तथा नरमपंथियों की अवधारणा को पूर्णतः मतलब क्या किया, नकार दिया। ठीक है, नरमपंथी के जो विचारधारा जो था उसको पूरी तरीके से उन्होंने क्या किया, नकार दिया। ठीक है, इस अभियान के तहत अंग्रेज के जो विभिन्न तरीके अपनाए गए वो इस प्रकार थे। ठीक है, मतलब संघर्ष के जो विभिन्न तरीका जो अपनाए गए, पहला क्या था, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, विदेश में निर्मित नमक एवं चीनी का बहिष्कार। नमक एवं चीनी, चीनी यहाँ से ले जाते, गन्ना यहाँ से ले जाते थे। ठीक है, नमक चीनी बनाकर वहां से लाते थे। विदेशी वस्तु का प्रयोग कर धार्मिक विवाह समारोह का बहिष्कार करने हेतु ब्राह्मणों से अपील करना तथा धोबियों द्वारा विदेशी कपड़े धोने से इनकार करना, ये बड़ा था। सामाजिक स्तर पे भी मतलब क्या किया गया, विरोध किया गया। ठीक है, जैसे कार्यक्रम शामिल थे। इस कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुआ तथा इसे राजनीतिक स्तर पे अत्यंत मतलब सफलता भी मिली। ठीक है, जनसभाएं एवं विरोध प्रदर्शन, ये दोनों माध्यम इस अभियान के दौरान अत्यंत लोकप्रिय हुए तथा जनसंख्या के एक काफी बड़े हिस्से में इनमें सक्रिय भागीदारी निभाई। ठीक है, स्वयं सेवी संगठनों एवं समितियों का गठन, इस अभियान में समितियां एवं विभिन्न स्वयं सेवी संगठन जन सहयोग की अत्यंत सशक्त एवं लोकप्रिय संस्थाओं के रूप में उभरे। ठीक है, बारीसल में अश्वनी कुमार दत्त,
स्वदेशी, हाँ ये याद रखे, स्वदेशी बंधप समिति का गठन जो किसने किया था, अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। इसी प्रकार एक अत्यंत लोकप्रिय समिति थी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तिरुनुवल्ली में तमिलनाडु, तिरुनुवल्ली जो कि तमिलनाडु में पड़ता था, यहाँ पे ठीक है बीओ चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है क्या नाम है, चिदम्बरम पिल्लई याद रखेगा। ठीक है, उसका सुब्रमण्यम शिवा और कुछ वकीलों ने मिलकर स्वदेशी संगम, तो संगम कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक है, उसके स्वदेश बंधप समिति कहाँ पे, तो बंगाल में। कौन करेंगे, ए के दत्ता, अश्वनी कुमार दत्त करेंगे। स्वदेशी संगम कहाँ पे होगा, संगम कहाँ पे होता है, तमिलनाडु के में होता है ना संगम, 3 संगम होते हैं ना, वहां पे बीओ चिदम्बरम थे और क्या नाम था, पिल्लई साहब थे। ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इन्होंने गठन किया जिसमें स्थानीय जनमानस को उद्वेलित एवं प्रेरित किया। इन समितियों में जन सामान्य में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। समितियों द्वारा जन जागरण हेतु विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते थे, जिनमें व्याख्यान का आयोजन किया जाता था, मतलब भाषण दिया जाता था। ठीक है, क्या क्या व्याख्यान का आयोजन किया जाता था, स्वदेशी गीतों को गाना, कार्यकर्ताओं को नैतिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण। ठीक है, अकाल एवं महामारी जैसी प्राकृतिक, ठीक है, एक मिनट, प्राकृतिक आपदाओं के समय सामाजिक सहयोग, नए स्कूलों की स्थापना में स्वदेशी दस्तकारी हेतु परीक्षण इत्यादि दिए जाते थे यहाँ पे। ठीक है, इन सभाओं में। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, सुन लीजिए। यहाँ पे स्टेटमेंट का फोटो खींच के रखना है तो रख लीजिए। ठीक है, क्या स्टेटमेंट पूछता है, यूपी पीसीएस वाले में तो खूब पूछता है स्टेटमेंट, कई गो स्टेटमेंट देखे थे यूपी पीसीएस में। स्वराज अथवा स्वशासन स्वधर्म के लिए आवश्यक है। स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, न कोई औद्योगिक प्रगति, न कोई उपयोगी उपलब्धियां, न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। तिलक साहब का स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, स्वदेशी अपने चरम उत्कर्ष के दिनों में हमारी सामाजिक एवं घरेलू जिंदगी के चित्रों को रंगों से भर दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कैसे नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे या फिर उदारवादी नेता थे, उदारवादी। उदारवादी से। ठीक है, उदारवादी नेता थे। ठीक है, स्वराज आधुनिक परिस्थितियों में भारत के प्राचीन स्वरूप की स्थापना है। यह राष्ट्रीय महानता का सतयुग है। यह राष्ट्र के लिए शिक्षक एवं पथ प्रदर्शक के समान है। यह आत्म परिपूर्ण भारतीयों के, ठीक है, वेदांतित विचारों को राजनीतिक सिद्धांतों में प्रतिबिंबित करेगा। इसलिए भारत के लिए स्वराज है, इसीलिए यही भारत के लिए स्वराज है जो भारत के लिए आवश्यक है। ठीक है, किसने कहा था, तो अरविंद घोष का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इससे जो आगे जो चीजें जो निकल कर आएगी, ठीक है, जो कि हम लोग कल मतलब पढ़ेंगे, तो कल सभी लोग ध्यान में रखिएगा। पेज नंबर कहाँ तक हो गया है, पेज नंबर नोट कर लीजिए। 260 कहाँ लिखा हुआ, ऊपर कहाँ लिखा लिखा हुआ है दिख फिर नहीं, अच्छा ऊपर में, हाँ, ऊपर 291 मेरे में यहाँ लिखा हुआ है, जी 291। ठीक है, इसको लिख लीजिए कहीं पे, कल ध्यान में रख लीजिएगा। यहीं से, यहीं क्या, कौन सा एडिशन है आपका, मेरे में तो 2